हेलो 10th क्लास। आज अपनी 4th नंबर कविता है आत्मकथ्य, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। कवि परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थिति अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे वे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पे ही उन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर और कामयानी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाली कामयानी पर उन्होंने मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया, यानी कि पुरस्कार दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवशामिनी उनके नाटक है। तो कंकाल, तितली और इरावती इनके उपन्यास है। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथ्य विशेषांक तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथ्य लिखे। मतलब ये जयशंकर प्रसाद के बारे में पूरी कविता है कि उनको कहा गया कि भाई आप अपनी कथा लिखिए। प्रसाद जी इससे सहमत नहीं थे। इस असहमति के तर्क से पैदा हुई एक कविता आत्मकथ्य, क्योंकि वो नहीं लिखना चाहते थे इसलिए मना कर रहे थे। ये कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की। मतलब जो जीवन उन्होंने जिया है और जो उनकी परिस्थितियां रही है उनके बारे में उन्होंने बताया गया। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्हें बताया कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करें। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। तो चलिए अब अपन कविता पे चलते। ओके, तो हमारी कविता का नाम है आत्मकथ्य, यानी कि खुद के बारे में कुछ लिखना। जो आज जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना बायोग्राफी, जो बहुत फेमस है, अभी सब लोग लिखते हैं, लेकिन हमारी बायोग्राफी नहीं होती है, ये फेमस लोगों की होती है। आप मत लिखने बैठ जाना, और तब लिखना जब आप कुछ बन जाओ जिंदगी में, कुछ हासिल कर लो, तब अपनी बायोग्राफी लिखना। ठीक है, चलिए कविता पर। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी। मधुप मतलब भौरा, मतलब भवरा जो है वो गुनगुना आवाज करता ना एक तरह की, तो ऐसा लगता है वो गुंजायमान कर रहा है। तो ये किसी की कहानी कह रहा है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। जो पत्तियां थी वो सब गिर रही है मुरझा कर, यानी कि पत्तियां जो खिली हुई थी वो भी गिर रही है, क्योंकि कवि व्यंग्य कर रहा है, क्योंकि वो अपनी कहानी अपने जीवन के बारे में नहीं लिखना चाहता, क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत सारा संघर्ष किया है। तो संघर्ष के बारे में लिखकर लोगों से क्यों हंसी उड़ानी, इसलिए वो ऐसा व्यंग्य कर रहे हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, मतलब मेरा जो ये जीवन इतिहास रहा है उसमें बहुत सारे गंभीरता रही है, मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में सब कुछ व्यंग्यपूर्ण रहा। ये लोग करते ही रहते अपना व्यंग्य मलिन उपवास, और लो अब मुझे भी बोल रहे कि आप भी अपना उपवास करा लो। तब भी कहते हो कर डालू दुर्बलता अपनी बीती, और अच्छा लोग सब हंसेंगे, मेरा उपवास करेंगे मेरी बातों पर, तो भी तुम कह रहे हो कि चलो मैं आत्मकथ्य लिखकर अपनी दुर्बलता, यानी कि जो मेरी दुर्बलता है उसके बारे में मैं लिख लूँ। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे ये गागर रीति। अच्छा, तुम मेरी जो दुर्बलता है, मेरी जो कमियां हैं उसके बारे में सुनकर तुम तो खुश हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें ये पता है ना कि गागर रीति मतलब ये संसार की रीति है कि दूसरों का दुख, दूसरों की तकलीफ देखकर लोग हंसते, इसलिए तुम भी क्या करोगे, मेरी बातें सुनकर तुम हंसोगे। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले।
किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी हंसी उड़ाते रहो और तुम्हारी खुद की हंसी उड़ जाए। तुम मेरे में रस लो, मतलब क्योंकि हम यही तो देखते हैं कि आगे वाले में कि कितना प्रॉब्लम और हम उसकी हंसी उड़ाए, उसमें मजे ले, रस ले। अब कहते ना मजा आया, ऐसा ही होना था, तू बहुत उड़ रहा था ना। तो कभी भी यही कह रहा कि अच्छा मैं मेरे बारे में लिखूं और तुम मेरे मजे उड़ा रहो, मेरे में रस भरो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ही हम लोग रस न ले सके। ये विडम्बना है कि ये तो है जन्म जाते, ऐसा तो होता रहता है। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊ में, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊ में। मतलब खुद ही अपनी हंसी उड़ाऊ में, दूसरों की भूलों और बातों को मैं अपनी बना के दिखाऊं मैं। उज्जवल गाता कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अब कवि इसमें क्या बोलते हैं, अब तक तो उसने दुर्बलता और वो वाला बोला कि हाँ मेरी दुर्बलता और मेरी कमियों को मैं कैसे बताऊं, लेकिन यहाँ पे वो अभी अपनी प्रेमिका के बारे में मतलब अपने साथ जो प्रेमिका पत्नी जो भी मानो आप, उनके बारे में, तो उनकी मैं अब गाता कैसे सुनाऊं मैं मधुर रातों की। मतलब क्योंकि जब प्रेमी और प्रेमिका पास में होते तो वो सब उनका मधुर सी चांदनी जैसा होता है। अरे खिला खिला कर हंसते होने वाले उन बातों का, कि जब दोनों जन मिलते थे तो कैसे खिल खिल कर बातें करते थे, क्या वो भी मैं लिखूं। मिला कहाँ वह सुख जिसको मैं स्वप्न देख कर जाग गया। मुझे वह सुख कहाँ मिला कि मैंने स्वप्न में देखा था कि मेरी प्रेमिका, जो मेरी प्रेमिका या पत्नी थी, वो सुख मुझे कहाँ मिला। आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गई। मतलब वो सपने में उन्होंने देखा कि उनकी प्रेमिका हंसते हंसते उनके पास आ रही है, आलिंगन मतलब गले मिल रही है, और वो सपना टूट जाता है। तो वो सुख मुझे मिला कहाँ है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया, जैसे कि उसका पूरा शरीर इतना सुंदर था कि ऐसा लग रहा था कि जो पुष्प होते हैं छोटे छोटे, वो खिलते हैं ना सुबह सुबह, जो मतलब एकदम मुलायम कपोल होती है, वैसे ही उसका जो उसका सुंदर शरीर था। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया। ऐसा लगता था कि उषा भी, मतलब जो प्राप्त काल का सूर्य है, वो भी ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर मतलब लालिमा फैला रहा है। उसकी स्मृति पाते बनी है थके पति की पंथा, और उसकी जो यादें हैं वो मेरे लिए एक ऐसे रास्ता बनी हुई है कि जैसे कोई रास्ते पर एक थका हुआ आदमी चलता ना, वैसे उसकी यादें मेरे जीवन में बनी हुई हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंधा की, क्या तुम मेरी सारी चीज़ों को देखोगे। जैसे सीवन कि हम किसी सिलाई किया हुआ चीज़ होता है ना, वो देखनी है तो वापस को उधेड़नी पड़ेगी कि कैसे सिलाई की। तो वैसे ही क्या तुम मेरे जीवन के बारे में देखोगे तो क्या मेरा जीवन वापस उखेड़ के देखोगे क्या तुम। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथा है आज कहूँ, और मेरा जीवन तो बहुत छोटा है और उसके लिए मैं कैसे बहुत बड़ी बड़ी कथा कहूँ। क्या ये अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। क्यों ना ये अच्छा हो कि मैं सिर्फ दूसरों की सुनूं और मैं मेरे बारे में हमेशा चुप रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा का, और तुम यदि मेरी आत्मकथा सुन भी लोगे तो मेरा तुम भला क्या करोगे। अभी भी समय नहीं है थकी सोई है मेरी मौन में, और अभी समय आया ही नहीं है कि मेरा दुख मैं किसी को सुना। वो थक हार कर सो गई, इसलिए मैं मेरी आत्मकथा नहीं लिखता। समझ में आया जयशंकर प्रसाद इसमें क्या कहना चाह रहे कि भाई मेरे पास ऐसी कोई चीज़ें भी नहीं है कि जिसके बारे में मैं कहूँ, जिसके बारे में मैं कथा सुनाऊँ, कि आप लोगों को सब बताओ मेरी दुर्बलता और कमियां, ताकि आप लोग मेरी हंसी उड़ाओ। क्योंकि ये तो दुनिया का रिवाज है कि लोग एक दूसरे की हंसी उड़ाते। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी हंसी उड़ाते उड़ाते तुम्हारी हंसी ना उड़ जाए। फिर वो दूसरे पैराग्राफ में ऐसे बोलते कि अच्छा मैं क्या वह बातें भी बताऊं मेरी प्रेमिका के बारे में जो चांदनी रात में वो मेरे साथ होती थी, क्या वह भी मैं दुनिया को दिखलाऊं। तो ये मैंने तो एक स्वप्न देखा था कि वो मुस्कुरा कर धीरे धीरे मेरे गले मिल रही है, लेकिन वो एक स्वप्न था, वो टूट जाता है। और फिर उन्होंने अपनी प्रेमिका के शरीर का वर्णन किया कि कैसी सुंदर है उसकी छरहरी काया, और ऐसा लग रहा है कि जैसे इतनी खूबसूरत है कि जैसे सूर्य की जो लालिमा है वो उसके ऊपर पड़ती है। फिर अच्छा है कि मैं अपनी जो जिंदगी है उसके बारे में आपको नहीं बताऊं, क्योंकि यदि मैं मेरी जिंदगी के बारे में बताऊंगा तो मुझे पिछला वापस सब उधेड़ना पड़ेगा। यानी कि सिलाई यदि देखनी है तो पूरा सिलाई की हुई उसको उधेड़नी पड़ेगी। इसलिए मैं इस छोटे से जीवन को आपको क्या कथा सुनाऊं। अच्छा होगा कि मैं लोगों की सुनूं और अपने बारे में मौन रहूं। ठीक है क्लास, समझ में आई आपकी कविता? नहीं समझ में आई तो आप मुझे वापस पूछ सकते हो, समझने की कोशिश करना। ये इसके प्रश्न अभ्यास है, आपको करने हैं। और 1 नवंबर से आपका जो सेमेस्टर फर्स्ट है उसकी तैयारी भी अच्छे से करनी है। ठीक है, थैंक यू क्लास।